नमस्कार, रिपब्लिक की बिग स्टूडियो से आप देख रहे हैं महाभारत। आपके साथ मैं हूं सुचारिता कुकरेती। भारत ने दिखाया दम तो चीन ने पीछे हटाए कदम। जी हां, एलएसी से चीन अपना बोरिया बिस्तर समेटकर पीछे हटने के लिए मजबूर हो गया है। गलवान घाटी में चीन पीछे हटेगा, चीन को पीछे हटाया जा रहा है। यानी चीन को भी झुकाया जा सकता है, झुकाने वाला चाहिए। चीन के तंबू किस तरह से उखाड़े गए, आज इसी पर महाभारत। पहले ये रिपोर्ट। भारत ने दिखाया दम। चीन ने पीछे हटाए कदम। माता की भारत माता की वंदे वंदे वंदे। गलवान में चीन का सरेंडर। मोदी की हुंकार के आगे चीन ने आखिरकार घुटने टेक दिए हैं और चीनी सेना दुम दबाकर एलएसी से भाग खड़ी हुई है। चीन अपना बोरिया बिस्तर समेटकर एलएसी से 2 किलोमीटर पीछे जाने को मजबूर हो गया है। चीन पीछे हटा नहीं, बल्कि उसे हटना पड़ा है। पीएम मोदी की कूटनीति से चीन को मात मिली है। चीन को लग रहा था कि भारत का रुख नरम पड़ेगा, मगर पूरी दुनिया को साध कर मोदी ने चीन पर दबाव बनाया, जिसके बाद एलएसी से चीन के पैर उखड़ने लगे। चीन को समझ आ गया कि उसका मुकाबला नए भारत से है। मोदी ने साफ संदेश दे दिया कि भारत की संप्रभुता से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पूरे विश्व ने विस्तारवाद के खिलाफ मन बना लिया है। आज विश्व विकासवाद को समर्पित है और विकास की खुली स्पर्धा का स्वागत कर रहा है। 2 दिन पहले ही पीएम मोदी ने लद्दाख का दौरा किया था और चीन को चेता दिया था कि अगर उसने भारत को आंख दिखाने की हिमाकत की तो उसे अंजाम भुगतना होगा। पीएम के दौरे के ठीक बाद ही ड्रैगन को समझ आ गया कि मोदी दोस्ती को गले लगाते हैं तो दुश्मनों की गर्दन भी तोड़ सकते हैं। चीन ने माना है कि एलएसी का सम्मान होगा और दोनों देशों के बीच गलवान में पहले जैसे ही हालात होंगे, मगर भारत दुश्मन की हर हलचल पर नजर बनाए रखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। भारत माता की वंदे। और आज महाभारत में मैं उठा रही हूं ये सवाल, मोदी का दम, चीन ने पीछे हटाए कदम। सवाल ये कि भारत की ताकत के आगे चीन ने किया सरेंडर। और सवाल मैं पूछ रही हूं कि सेना की मार तो चीन ने मानी हार। मेरे साथ जो मेहमान हैं मैं उनका परिचय आपसे कराऊंगी। मेरे साथ आज महाभारत में पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल जे सिंह जुड़ रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरे साथ लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जुड़ रहे हैं। मेरे साथ रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के स्ट्रैटेजिक अफेयर्स एडिटर मेजर गौरव आर्य आ गए हैं। प्रोफेसर संगीत रागी मेरे साथ जुड़ रहे हैं और जुड़ रहे हैं प्रोफेसर कपिल कुमार। मेरे साथ सैयद असद अब्बास जुड़ रहे हैं बैंगलोर से। विवेक श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक, और साथ ही जितेंद्र चौधरी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस का पक्ष रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत। लेकिन मैं शुरुआत कर रही हूं पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल जे सिंह के साथ। सर, सबसे पहले तो मुझे यह बताइए कि चीन को भी आपको लगता है आज समझ आ गया है कि वो झुकेगा, झुकाने वाला चाहिए? बिल्कुल सुचारिता जी, आपको बताना चाहता हूं, आपके माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं कि चीन एक महान देश है, उसकी फौज ताकतवर है, लेकिन उनको पहली बार एक मुकाबला हुआ जिधर डट के हिंदुस्तानी फौजों ने उनका मुकाबला किया और उनके दांत खट्टे किए। इनसे उनको सबक मिल गया। लेकिन इसके साथ साथ ये हमारे देश के लिए एक बहुत महान स्ट्रैटेजिक जीत है कि उन्होंने मान लिया कि हम अप्रैल के महीने में जहाँ थे वहाँ वापस जाएंगे, और हमारी फौज ने भी मान लिया कि हम भी अपनी जगह से जो आगे आए हैं वहाँ भी हम पीछे हो जाएंगे।
और एक बीच में बफर जोन बन जाएगा जिसके बीच में दोनों फौजें उसको रिस्पेक्ट करेंगी। अब चीन जो ऐसा देश है वो ताकत को मानता है और इस बार उनके सामने एक नया हिंदुस्तान नजर आया जिसकी ताकत को देख के, जिसके फौलादी मुक्के को देख के उनको पता चल गया कि ये तो उनको बहुत महंगा पड़ेगा। दूसरी बात सुचारिता जी, पूरी दुनिया हमारे साथ है और प्रेसिडेंट जी जिनपिंग चारों तरफ से घिरे हुए हैं। उनका प्रॉब्लम ताइवान की तरफ से है, हांगकांग की तरफ से है और कोविड की तरफ से है, और अपने अंदरूनी देश के अंदर भी लोग बात कर रहे हैं कि हमारे को पता क्यों नहीं चलता कि क्या हो रहा है, हमारे कितने मरे। हिंदुस्तान ने इज्जत के साथ अपने शहीदों को उन्होंने अंतिम रीतियां की, लेकिन हमें पता भी नहीं हमारा बच्चा जिंदा है या मर गया। तो इसलिए हिंदुस्तान दुनिया में हमारी छवि बहुत ऊंची हो गई है, बहुत ऊंची हो गई है। और प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे सर, जनरल जेजे सिंह, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी सर। मुझे लग रहा है कि क्या आप ये कहेंगे कि चीन को अब समझ आ गया कि उसका मुकाबला एक सुपर पावर से ही है। एक मुकाबला चीन ने हमेशा सोचा कि वो एक बड़ी ताकत है, लेकिन भारत ने समझा दिया कि आंख में आंख डालकर जवाब देना किसे कहते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं सुचारिता जी। मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से, पहली बार चीन ने ये उसका रियलाइज किया कि उनका दम नहीं चलेगा और हिंदुस्तान जो है वो डट के मुकाबला करेगा, साथ ही साथ पूरी दुनिया हमारे साथ है। तो इसलिए आज पर हमें इसके बारे में ज़्यादा शेखियां नहीं मारनी चाहिए, क्योंकि हम एक जिम्मेवार और जवाबदार देश हैं, हमारी छवि बहुत ऊंची है। तो हम जो है प्रिंसिपल पर लड़ते हैं, और अगर चीन ने कोई गलत कार्रवाई किया, गलत कदम उठाया, वापस जा रहे हैं, तो हमें उसके लिए बल्ले बल्ले नहीं करना चाहिए। हमें बिल्कुल सहमे तरीके से, हमें खुशी है, हमें तसल्ली है, हमें सब कुछ अच्छा है, हमारा नेता हमारे बहुत काबिल है, और हमने एक कॉम्पोजिट नेशनल पावर, मिलिट्री, इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल सारों तरफों से चीन को घेर लिया। सर, मैं एक चीज आपसे पूछूंगी, आपको लगता है कि चीन जिस चालाकी से और जिस रणनीति से, जिस तरह से उसने विवाद बढ़ाया एलएसी के आसपास, वो पीछे हटने की मानसिकता से आया नहीं था, लेकिन आपको लगता है कि उसको मजबूर किया गया, यानी वो पीछे हटा नहीं, उसे हटाया गया? आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि उनका जो एक स्ट्रेटजी था, रणनीति थी, वो थी कि जल्दी से अचानक एक्सरसाइज करते हुए जवानों को, एक्सरसाइज करते हुए सोल्जर्स को सीधा बॉर्डर पे ले आओ, और जो इम्पोर्टेंट जगह हमने उनको कब्जा करनी है वो कब्जा करेंगे। लेकिन हमारे फौजों ने एकदम इतनी सतर्कता दिखाई कि आगे बढ़ के उनको रोका और उनके दांत खट्टे कर दिए, उनको रोक दिए जहां पे थे। वो हमारे एरिया में नहीं है, वो एलएसी के अपने तरफ से है, और मैं जानता हूं कि अभी वापस जाएंगे और उनके लिए एक ये मुंह ना दिखाने वाली बात हो जाएगी। लेकिन इसलिए हमें ज्यादा शेखियां नहीं मारनी चाहिए, हमें ज्यादा इसके ऊपर इरेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखानी चाहिए। बिल्कुल। कि हमने और सर, मुझे लगता है कि यही बड़ी बात है, यही वो अंतर है जो भारत और चीन को परिभाषित करता है, क्योंकि हमेशा से चीन एक तरह से आंखें दिखाता आया, हमेशा से ये बताने की कोशिश करता रहा कि अगर भारत ये करेगा तो चीन की ताकत ये है, चीन आपको किस तरह से जवाब दे सकता है। भारत ने कभी ना वो शेखी दिखाई, लेकिन करके दिखाया। मुझे लगता है यही अंतर है। और सर, मैं चाहूंगी कि आप हमारे साथ बने रहे, क्योंकि आपने जिस तरह से आपने भारतीय सेना को लीड किया है, आपसे बेहतर ये कोई नहीं बता सकता कि किस तरह सेना का दम बढ़ा है, सेना ने किस तरह से वो साहस दिखाया जिससे चीनी पीएलए पीछे हटी है। मैं सैयद असद अब्बास आपके पास आ रही हूं। जो बात जनरल जेजे सिंह ने कही और मैं उसी को लेकर आगे बढ़ूंगी, चीन झुकता है, चीन पीछे हटता है, झुकाने वाला चाहिए। असद अब्बास जी बिल्कुल, झुकाने वाला चाहिए और जुमलेबाज नहीं चाहिए।
जो फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए जवानों को कॉन्फ्रेंस एरिया में लेकर जाएं, एसी हॉल में बिठाएं और खुद एक फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए अपनी जुमलेबाजी और अपने एक्टिंग का प्रदर्शन करें। असद ऐसे अब्बास, हमारे सवाल प्रधानमंत्री मैंने नहीं हो सकते। देश सेना पर पूछा, मैंने कहा झुकाने वाला चाहिए। मैंने ये पूछा कि किस तरह से भारत ने मजबूर कर दिया चीन को पीछे जाने पर। आप अपना डायलॉग रट कर आते हैं कि इसी पर मैं आ जाऊंगा। मैं शुरुआत भी इससे ही करूंगा, अंत भी इससे ही करूंगा। असद अब्बास, नहीं सुचरिता जी ऐसी बात नहीं है। आज खुश होइए ना आप खुश हैं कि नहीं है? लेके आप खुश हैं कि नहीं है मुझे बताइए ना। भारतीय सेना से लेके हॉस्पिटल से बिल्कुल हमें बहुत गर्व है, गौरव की बात है, फख्र की बात है भारतीय सेना से। लेकिन इसका जो भी है, इसका हर हम प्रशंसा करनी चाहिए, इसका अप्लॉज होना चाहिए भारतीय सेना की। लेकिन मोदी जी का जो बहादुरी थी 250 किलोमीटर दूर गलवान से, वहां से बहादुरी उनकी दिखाई है। अरे सर मैं मेजर आर्या को ला रही हूँ बहस में। सुनिए आप ये दो टुकड़े कर दिए थे पाकिस्तान भाई। दो दिन पहले अभी तक तो आप इस बात को नहीं मान रहे हैं कि प्रधानमंत्री नेतृत्व करते हैं। वो शी जिनपिंग कहाँ है भाई? ये मैंने उस दिन भी पूछा था। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं देश के, आपके और हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो सेना के बीच गए हैं। 2 दिन बाद ये खबर आती है। मैं उसके राजनीतिकरण में नहीं जाना चाहती हूँ, आप बार बार खींच कर लाते हैं। लेकिन ये बड़ी बात है कि नहीं मेजर आर्या? झुकना, ये बात तो सही है, चीन भी झुका है। चीन जो अपने आप को हमेशा से ये दिखाता आया कि वो एक सुपर पावर है, किसी के आगे नहीं झुकता है, वो भी झुका है। देखिए सुचारिता, इसमें 2-3 बातें हैं। पहली चीज तो जो असद साहब ने कहा था ना कि वो जो कॉन्फ्रेंस हॉल को, ऐसा नहीं है। अगर आपने ले हॉस्पिटल शायद आपने ना देखा हो, तो जो ओपीडी है और एरियाज हैं उसके, कॉन्फ्रेंस हॉल जो पीछे वाला एरिया है, जब से कोविड का मामला हुआ है, मैं जा चुका हूं वहां पे, इसलिए बता रहा हूं मैं, क्योंकि मीडिया में 99% जो लोग बात कर रहे हैं ना इसकी ये फोटो अपॉर्चुनिटी, उन्होंने कभी देखा नहीं, वो गए नहीं कभी वहां पे कैंटोनमेंट के अंदर, तो उनको नहीं पता है। ऐसा हुआ था वहां पे कि वहां पे जो 100-125 तकरीबन बेड का जो हॉस्पिटल है ले में, एग्जैक्ट फिगर मुझे नहीं पता, कोविड के बाद उस पूरे एरिया को आइसोलेट कर दिया था। और ये वाला जो एरिया जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको बना दिया था कि कोविड वालों से अलग रखे, तो बाकी जो इंजर्ड जवान थे इनको यहाँ पे लाया गया और यहाँ पे रिकवरेट कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब एक फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए आपने घायल जवानों को बोल दिया कि भी मोदी साहब की फोटो खींचेगी, आप ये करिए। दूसरी चीज ये है कि जो नेशनल पावर प्रोफाइल है इंडिया का, वो पूरा का, जिसमें डिप्लोमेसी शामिल, जिसमें हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी शामिल, जिसमें हमारी मिलिट्री शामिल, सब कुछ शामिल, ये मिलीजुली सबकी जीत है। चाइना जो था, जो कह रहा था कि नहीं हमें लेके मानेंगे, ग्लोबल टाइम्स के थ्रू, क्योंकि शी जिनपिंग तो कुछ बोलते नहीं है, ग्लोबल टाइम्स जो आज से 15-20 दिन पहले कह रहा था कि हम लेके रहेंगे, आज ग्लोबल टाइम्स ने ट्वीट कर दिया कि ठीक है साहब, हम म्यूचुअली डिसएंगेज कर रहे हैं। चीन 2 किलोमीटर पीछे गया है और मुझे लगता है सबकी जीत है, बिल्कुल सबकी मिला के सारे हिंदुस्तानियों की जीत है, 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की जीत है। सबसे बड़ी बात यही है कि चीन पीछे हटा है और उस जगह से हटा है जिसमें पेट्रोलिंग दोनों देश करते थे। मैं इसलिए आपको बता रही हूं असद अब्बास, क्योंकि मुझे पता है अगला सवाल आप क्या पूछेंगे। आप बार बार यही कहते रहते हैं, पहले कहते नहीं पीछे आया, फिर कहते पीछे कैसे हटा। यही पूछने वाले थे ना आप? मैंने सही कहा कि नहीं कहा? यही पूछने वाले थे। देखिए मैं आपका मन भी पढ़ लेती हूँ, मुझे पता है कि इसी पर आएंगे आप। यही करते हैं आप हमेशा से। लेकिन मैं आज सीधी बात ये कह रही हूं कि अगर चीन मजबूर हुआ है और अब वो खुलकर कह रहा है कि एलएसी का सम्मान हो, जो जॉइंट स्टेटमेंट आया उसमें कहा गया एलएसी का सम्मान हो, तो क्यों मैं इसे भारत की बड़ी जीत ना मानूं? और मैं चाहूंगी कि उस बड़ी जीत को स्वीकार करें आज विवेक श्रीवास्तव भी। विवेक श्रीवास्तव को लीजिए, विवेक श्रीवास्तव और लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। विवेक श्रीवास्तव, ये बड़ी जीत है। आर यू प्राउड ऑफ इंडिया? आर यू प्राउड ऑफ इट? हाँ, नो, नहीं, आई एम प्राउड ऑफ इंडिया, नो डाउट, इट्स माय नेशन, आई एम प्राउड ऑफ इंडिया, आई एम प्राउड ऑफ द इंडियन आर्मी। लेकिन नेगोशिएशंस और जॉइंट स्टेटमेंट्स को मीडिया में मजबूरी का नाम मत दीजिए। ये प्राइम मिनिस्टर का जो पीआर जो चलता है, दिस इज समथिंग विच आई डोंट लाइक। जनरल जे सिंह ने बहुत अच्छी बात कही कि भाई जो हुआ अनफॉर्चुनेट हुआ, लेकिन अगर हम जीते भी हैं, अगर हमने कुछ हम विक्टोरियस भी हैं, तो बहुत मैच्योरिटी दिखाने की जरूरत है। और ये एक तरीके से ये दे आर योर नेबर्स, दे विल रिमेन योर नेबर्स,
तो आपको आपका ट्रेडिंग पार्टनर अभी भी चाइना है, आप कुछ भी कह लीजिए, सर, मैं एक बात करती हूं आपसे विवेक जी। आपको एक बहुत ही मैच्योर्ड तरीके से इसको डील करना है। ठीक है, ये नारे लगा लेने से हम जीत गए, हम मजबूर हो गए, वो मजबूर हो गए। ठीक है विवेक जी, आप कहते हैं मैच्योरिटी दिखाएं। मेरा आपसे सर सवाल एक है बस, जब नेता कहते हैं रोज के 80 किलोमीटर अंदर आ गया, इतने किलोमीटर अंदर आ गया, देखिए चीन ने हमारी जमीन ले ली, तब आप ये लेक्चर क्यों नहीं देते कि शो सम मैच्योरिटी? तब ये शब्द, ये लेक्चर कहा जाता है। आज अगर हम कह रहे हैं कि चीन पीछे जाने के लिए मजबूर हुआ, हमें गर्व है इस बात का कि भारतीय सेना ने चीन को झुकाया, तो आपको मैच्योरिटी का लेक्चर याद आ रहा है विवेक श्रीवास्तव? पीछे कहां से सर, ये मैंने कहां तक आगे आया था और कहां पीछे गया है? मुझे पता है, तभी मैंने ऐसा बात से कहा, आप लोग यही सवाल उठाते हैं। सर, एक कितनी बार महाभारत में मेजर आर्या ने आपको समझाया है, कितनी बार महाभारत में मेजर आर्या ने आपको समझाया कि एरिया पेट्रोलिंग का है, जो परसेप्शनल है, उस पर दोनों सेनाएं जाती हैं। सर, ये तो बच्चे को याद हो गया, अभी विवेक श्रीवास्तव आपको पता नहीं चला अभी तक। बड़ी दुख की बात है सर, बहुत दुख की बात है। बच्चे को पता चल गया, विवेक श्रीवास्तव को अभी तक नहीं पता चला। सुन लीजिए, अब मैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को कहती हूँ कि एक टीचर की तरह वो समझाएं आपको, कभी नहीं एक्सप्लेन, फिर आप समझ पाएंगे। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, प्लीज एक्सप्लेन। सर, आप बता दीजिए इन्हें, मैं चाहूंगी इन्हें आप बताएं। जी सुचित्रा जी, पहली बात तो ये राष्ट्र की जीत है। हाँ। दूसरी बात ये है कि ये गर्व की बात है। तीसरी बात ये है कि ये समझना जरूरी है कि ये जितना भी एक्टिविटीज हुआ था, ये एलएसी पे हुआ था। हाँ। जो बॉर्डर की बात है वो अलग है, एलएसी पे सिर्फ स्टेटस की बात होती है। इनफैक्ट 15 जून को हमारे राष्ट्र की भारतीय सेना ने एक जो प्रधानमंत्री जी ने 3 बातें कही थी, उसमें जो तीसरी बात ये थी कि चाइना और पीएलए ने एलएसी का स्टेटस करने की जरूरत की थी, हिमाकत की थी। हाँ। और उसकी कोशिश के बरखिलाफ उन्होंने 20 जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। और देखिए, ये जो उनकी जो कोशिश थी एलएसी का स्टेटस चेंज करने की, उसको किस प्रकार विफल किया। उस रात उन्होंने ये भी साबित किया हाँ। कि जो पीएलए है वो झूठ, फरेब और किस प्रकार से धोखा देता है। और एक बात तो जाननी जरूरी है कि अप्रैल से ही चाइना की जितनी एक्टिविटी थी वो अग्रेसिव थी, प्रोवोकेटिव थी और डिविजनरी थी। और जो उसने 6 जून की मीटिंग के बाद 15 तारीख तक बिल्कुल ठीक से काम नहीं किया और 15 तारीख की रात को उन्होंने धोखा दे दिया। हाँ। और जो प्रधानमंत्री जी ने जाकर जो 3 जुलाई को जो बहुत सुंदर 4 बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ, और मैं विवेक जी से नम्रतापूर्ण कहना चाहता हूँ। सर, मैं तो ये चाहती हूँ लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, आपने बहुत अच्छी तरह से बात बताई है, क्योंकि ये बार बार हम तो थक गए समझा कर। लेकिन विवेक श्रीवास्तव, मैंने इसीलिए असद अब्बास से भी कहा कि आप लोग वही सवाल पूछेंगे, पीछे हटा, कहा गया था कि पीछे हटा। भाई, इतनी क्लासेस मेजर आर्या ने आप लोगों के लिए लगा ली है महाभारत में। करना गलत नहीं होता सुचरिता। नहीं, विवेक जी आप सही कह रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर को या गवर्नमेंट को क्वेश्चन करना गलत नहीं होता। मैंने कब कहा सर? नहीं पूछेगी, मैंने कब कहा? कैसे चलेगा? मैंने कब कहा विवेक श्रीवास्तव? लेकिन कभी तो आप तो आइए, गर्व महसूस करते हुए महाभारत में कभी तो आइए सर, कभी तो महाभारत में आइए, मुस्कान लेकर कहिए मुझे गर्व है अपनी सेना पर, चीन को दिखा दिया, उसकी हैसियत बता दी। मुझे भारत की सेना पे गर्व है, भारत के सेना के शौर्य पे गर्व है, भारत कभी तो कहिए, कभी तो मुस्कुराइए और कहिए चीन को झुका दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की फंक्शनिंग पे क्वेश्चन करना वो भी मेरा धर्म है, क्योंकि मैं कब कहेंगे आप? मैं प्रोफेसर, हमने तो कह दिया, अभी कह दिया, आपके सामने कह दिया। एक बार फिर से आऊंगी मेजर आर्या के पास, वो आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं प्रोफेसर रागी को ले लूं एक बार। प्रोफेसर रागी, मैंने महाभारत में मैंने जैसा कहा कि कई बार मेजर आर्या ने क्लास लगाई है, पाठशाला लगाई है समझाने के लिए। अभी तक बहुत हैं जो नहीं समझ रहे हैं, लेकिन मैं एक बात कह रही हूं, मैं खुलकर कह रही हूं, चीन पीछे हटाया गया है। उसके ऊपर इस तरह का चक्रव्यूह बना दिया गया कि चीन को पीछे हटना पड़ा है, और ये हमारी कूटनीतिक जीत है। सुचरिता
सुचरिता, ये सही बात है, चीन ताकत की भाषा समझता है जी। 1969 में वो सोवियत यूनियन के साथ भी ऐसे ही सीमा विवाद पर लड़ा था जी। जब सोवियत यूनियन ने उसके आगे डट करके और उसको खदेड़ा, तब जाकर के चीन जो है उसके साथ अपना सीमा समझौता करके उसे सीमा को ठीक किया। हाँ। दूसरी बात, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा है कि चीन जो है वो हटा नहीं है, वो हटाया गया है। चीन आज के दिन में ये डर गया है। आपने प्रधानमंत्री का भाषण सुना होगा तो प्रधानमंत्री ने एक चीज कही थी, दुनिया ने मन बना लिया है, यानी कहीं ना कहीं दुनिया की जो बड़ी ताकतें थी, बड़ी ताकतें हैं, अमेरिका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इन सारे लोगों ने चाइना के खिलाफ सिर्फ डिप्लोमेटिक स्तर पर नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि वो मूलतः चाइना को खदेड़ने के पक्ष में तैयार हो चुके हैं जी। क्योंकि इनमें से कोई भी सीपीसी रोड नहीं चाहता है, क्योंकि वहां यदि वो सक्सेसफुल होता है तो चीन जो है वो यूरोप के अंदर प्रवेश करेगा, जो अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता है। इसलिए चीन को दक्षिण सागर में ही अमेरिका कैद करना चाहता है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि चीन को एक आने वाली हार का डर सता रहा था और उसे यह भी डर था कि यदि भारत के साथ युद्ध छिड़ता है और यदि अमेरिका दक्षिण सागर में और जापान और ऑस्ट्रेलिया यदि आ जाते हैं हिंद महासागर में और दक्षिण चीन सागर में, बात कर रही तो वैसी स्थिति ये में जो नुकसान है उसका एक और नमूना सामने आया है। प्रोफेसर आगी, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर चीन को लताड़ा है और कहा है खुलकर, अभी ट्वीट किया है थोड़ी देर पहले, उन्होंने कहा है कि चाइना हैज कॉज्ड ग्रेट डैमेज टू यूनाइटेड स्टेट्स एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी चीन ने पूरी दुनिया को नुकसान पहुंचाया है और चीन अब बुरी तरह गिर रहा है क्योंकि उसको एक पड़ोसी ऐसा मिला जो नीति पर काम करता है। जी बोलिए प्रोफेसर आगे। सुचरिता मेरा मानना है कि वामपंथियों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। वामपंथी और जिहादी, मानना होगा, ये दोनों का चरित्र धोखे का चरित्र है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ इस देश के वामपंथियों पर भी विश्वास कीजिए। यदि इस देश का वामपंथी विरोध कर रहा है तो मान लीजिए देश सही रास्ते पर जा रहा है। मैं कह रही हूँ अमेरिका किसी का नहीं है, हिंदुस्तान तो आपका है, हिंदुस्तान तो आपका है। यहाँ आकर कहना कि आई एम प्राउड ऑफ इंडिया सिर्फ उससे नहीं होता है। आज आपके लिए एक बड़ी जीत है, लेकिन आज भी आपके चेहरे पर ना मुस्कान है ना खुशी है और आपको चाइना से बना के रखनी पड़ेगी। चाइना से बनाकर रखनी पड़ेगी का और कोई सलूशन नहीं है। सुनिए सर, चाइना का गुलाम बनकर मत बोलिए, चाइना का गुलाम बनकर मत बोलिए ना विवेक श्रीवास्तव। ये तो आपको नेपाल के लिए भी कहना चाहिए, नेपाल, भूटान सबके साथ बनाकर रखनी चाहिए, हमारे पड़ोसी हैं। दूसरे की सुन सकते हैं तो हम भी एक दूसरे की सुन सकते हैं। पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टियां देश के साथ हमेशा गद्दारी करती हैं, इसलिए उन पर विश्वास नहीं करें। terms from them. सुनिए, विवेक श्रीवास्तव, मेरी बात सुनिए। अमेरिकी कंपनियां ला करके हमारे बिजनेसमैनों को बंद कराते हैं आप और पब्लिक सेक्टर। विवेक श्रीवास्तव, आप यहाँ अमेरिका को गाली देंगे, आप यहाँ बैठकर हर उस देश को के बारे में कुछ कहेंगे जो भारत का साथ दे रहा है। बस चीन अपना है आपके लिए, बस चीन अपना है आपके लिए। मैं प्रोफेसर कपिल पर जा रही हूँ, प्रोफेसर कपिल कुछ कहना चाह रहे हैं? कोई आपका साथ नहीं सर, आपके लिए चीन अपना है बस। यही चेहरा आप बार बार आकर महाभारत में दिखाते हैं। मैं कभी उम्मीद रखूं कि आप खुलकर गर्व महसूस करेंगे, उम्मीद रखूं या छोड़ दूं उम्मीद? विवेक जी, और आप अपना देश उम्मीद छोड़ दूं? मैं उम्मीद छोड़ दूं कि आप कभी गर्व महसूस करेंगे यहाँ आकर महाभारत में कि भारत ने अच्छा किया है, आई एम प्राउड। इसीलिए प्रोफेसर कपिल, अमेरिका जैसा साम्राज्यवादी देश भरोसे के लायक नहीं है। ठीक है सर। सुचरिता जी देंगी मुझे एक मिनट। जी प्रोफेसर साहब, हमें प्यादा नहीं बनना चाहिए। प्रोफेसर साहब जी सुनिए जी, अब 2 मिनट मेरी सुन लीजिए। बोलिए प्रोफेसर कुमार। आज की ये जो भारत की महान जीत हुई है उसका एक शुरुआत हुई है। मैं आपको बताता हूं कि ये चीन नक्शों की बहुत बात करता है, तो जो मिंग और चीन के नक्शे थे ना, जब चीन की दीवार बनाई गई थी, तो चीन की दीवार इसलिए बनाई गई थी कि वो जो चीन की भूमि थी उसकी रक्षा की जा सके, और उस दीवार के बाहर का जितना भी हिस्सा है चीन ने
वो दूसरे देशों को हड़का के दूसरे देशों को क्षेत्रों को धमका करके लिया था। आज वो शुरुआत हुई है कि चीन वापस जो है उस दीवार के अंदर जाएगा। और इस वामपंथी को यह समझा दीजिए कि हमारा पड़ोसी जो है वो तिब्बत है, चीन नहीं है। और तिब्बत को कब्जा रखा है चीन ने। चीन कहां से आ गया? चीन हमारा पड़ोसी कब से हो गया? ये इंडो तिब्बत है। और तीसरी चीज सुनिए, तीसरी चीज सुनिए, आज जो आप इनसे पूछ रही है ना कि भारत पे गर्व करें, अरे मुझे बोलने दीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, समझ गए आप? अरे भाई मेरा बटन बीजिंग से नहीं दबता है विवेक जी, मेरे दिमाग का बटन बीजिंग से नहीं दबता है आपकी तरह। मेरे को पूरी बात करने दीजिए। सुन लीजिए कपिल कुमार, प्रोफेसर कुमार, आपको खुलिए आपकी इन वामपंथियों का इतिहास बताऊं तुम्हें? कब से बताऊं तुमको इनका इतिहास? नहीं 6 साल में जी 6 साल से आप नेतृत्व में थे। बड़ी स्पष्ट बात है कि चीन जो है सुसाइड करना शुरू कर, आज चीन दुनिया का सबसे बड़ा साहूकार बना हुआ है। ये मार्क्सवाद है, ये माओवाद है, जो दुनिया के देशों को पैसा देगा और उन्हें ब्लैकमेल करेगा, उनके बंदरगाह हड़पेगा, उनकी जमीनें हड़पेगा। ये इस मार्क्सवाद को, ये यहाँ का मार्क्सवादी बैठे हुए उसको डिफेंड कर रहे हैं, अपना बटन दबाते हैं। ये बताइए मुझे कौन सा मार्क्सवाद है? गुलाम बने हुए हैं, तो इन्हें पैसा चाहिए, इन्हें पहले पैसा रूस से मिलता था, बिस्तर समेट रहे हैं चीन का। आज इन्हें पैसा चीन से आपको बड़ी दिक्कत है। यहाँ बहुत से ऐसे हैं जो चाह रहे हैं आपका भी बोरिया बिस्तर समेट ले, क्योंकि आप हमेशा जब बोलते हैं, जब हमेशा आप बोलते हैं तो ऐसा क्यों लगता है कि आप भारत के साथ नहीं है, चीन के साथ खड़े। मैं जितेंद्र जी के पास जा रही हूँ, एक बार मैं आपके साथ जितेंद्र जी के पास जा रही हूँ। अमेरिका के साथ नहीं है। एक सेकंड, आज का दिन अमेरिका की गुलामी हमें पसंद है। एक सेकंड मुझे दे दीजिए बस। हाँ बोलिए बोलिए प्रोफेसर कुमार बोलिए, उसके बाद मैं जितेंद्र जी के पास आज का दिन इन बर्बादी वालों के लिए, इन बर्बादी वालों के लिए, इन टुकड़े टुकड़े गेम वालों के लिए, इन वामपंथियों के लिए, आज इनके लिए सबसे बड़ा मातम का दिन है। यहाँ पे आके चाहे ये कितनी भी बोलना शुरू कर दे कि हम देश के लिए, देश के लिए, अरे इनकी आइडियोलॉजी में तो राष्ट्रवाद बुर्जुआ कॉन्सेप्ट है, राष्ट्रवाद का कोई मतलब ही नहीं है। ये क्या बात करते हैं ये आके यहाँ पे? अब मैं जितेंद्र जी के पास जा रही हूँ। सुनिए सुनिए जितेंद्र जी, जो बात अभी असद अब्बास ने कही कि थोड़ी मैच्योरिटी दिखानी चाहिए, थोड़ी मैच्योरिटी दिखाई जाए अगर चीन पीछे गया भी है। भाई इतने दिन से हमने तो नहीं देखा कि आपकी पार्टी ने और आपके नेताओं ने किसी तरह की कोई बोलने में कमी दिखाई हो, तो फिर आज हम क्यों ना डंके की चोट पर बोले भाई कि चीन को खदेड़ा है, चीन को पीछे भेजा है, खुलकर कहेंगे और डंके की चोट पर कहेंगे। देखिए सुचारता जी बिल्कुल डंके की चोट पे कहेंगे। हमारी सेना पे गर्व है और हमारी सेना के सामने आज जो चीज झुका है ये हमारे 130 करोड़ जनता की जीत है। परंतु एक ये भी सच्चाई है सुचारता जी, जो जिस दिन से पहले दिन से राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी कह रहे थे और ये कह रहे थे कि हमारी सीमा में वहां के लोग बैठे हैं मई से, परंतु यहाँ के बीजेपी के लोग और अन्य लोग यहाँ पे ये एक प्रोपेगेंडा रचाया था। तमाम मीडिया वाले ये कह रहे थे किसने आपसे कहा कि हमारी सीमा में बैठा है चीन? मैंने आपसे पहले भी कहा जितेंद्र जी, प्लीज थोड़ी जानकारी इकट्ठा कर आया करिए, वरना यही हाल होता है। जिस तरह से मखौल उड़ रहा है कुछ नेताओं का, आप भी उसी में शामिल हो रहे हैं। भाई किसने कहा चीन हमारी सीमा में बैठा था? आप ही तो कह रहे हैं। किसने कहा चीन हमारी सीमा में बैठा था? मैं एक मिनट, मैं चाहूंगी मेजर आर्या, मैं चाहूंगी कि आप एक बार फिर पाठशाला लगा दीजिए। सीमा में नहीं था तो नहीं, रुकिए, आप एक बार फिर क्लास लगाइए सर, पाठशाला लगाने की जरूरत है। मैं रोज कितनी बार बोलूं आपको समझाने के लिए? सुनिए जितेंद्र, सुनिए जितेंद्र जी, अगर आपकी इजाजत हो तो 1 मिनट में कुछ बोल लूं सर प्लीज। जितेंद्र जी नहीं सर, आपके लिए जितेंद्र जी, आपके लिए मेजर आर्या फिर अध्यापक बन रहे हैं। सुनिए, अब आप सुनिए, मेजर आर्या बोलिए जी। 30 सेकंड लूंगा। 30 सेकंड बनने की जरूरत नहीं है, हम ही इनके अध्यापक। मैं अध्यापक नहीं सर, मैं आपका शिष्य बनने को तैयार हूं, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं। 30 सेकंड बोलने दीजिए। आप गुरु हैं, मैं चेला हूं सर, चेले की सुन लीजिए सर, ठीक है? अब देखिए साहब, ऐसा है कोई बात नहीं बोलिए। चलिए ठीक है साहब, थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत। ऐसा है साहब कि चीनी फौज जो इंडिया की परसेप्शनल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जो इंडिया मानता है, उसके अंदर नहीं आई, ना कल आई ना आज। हुआ ये कि आईबॉल टू आईबॉल दोनों फौज खड़ी थी आमने सामने। वहीं पर लड़ाई हुई जो गलवान घाटी की PP-14 पे हुई, जनरल लोकेशन PP-14, वहां पर लड़ाई हुई। अब चीन को पीछे धकेला गया है। चीन पीछे 2-3 कारणों से गया है। एक तो सर गलवान रिवर में फ्लडिंग हुई है, पहली चीज।
दूसरी चीज, भारत ने एक अनकॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड दिखाया है डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली, मिलिटरीली एंड इकोनॉमिकली। भारत ने बोला कि हम नहीं झुकेंगे। इसमें सब मिलके 130 करोड़ भारतवासियों ने एक अनकॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड दिखाया है। इस एटीट्यूड को देख के सिर्फ अमेरिका, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े देश नहीं सर, इवन बर्मा जैसा छोटा देश अब वो चीन को आंखें दिखा रहा है और बोल रहा है कि तुमने हमारी जमीन हथियाने की कोशिश करी, मत करो, और यहां पे आर्म्ड रिबेल्स हैं, उनको हथियार भेजना बंद करो। तो पूरी दुनिया एक तरीके से संगठित हो रही है और यह हमें मानना पड़ेगा कि पहल भारत ने करी। हम ये नहीं कह रहे कि चीन पूरी तरीके से हार गया और चीन पलट गया, ये नहीं कह रहे, लेकिन चीन डेफिनेटली थोड़ा सा बैकफुट पे गया है। और जनरल जे सिंह, फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ने एक बहुत अच्छी बात करी। ये भंगड़ा डालने का वक्त नहीं है, ये नहीं है कि हमने ये कर दिया, लेकिन हां uncompromising attitude of the Indian Army, sir, uncompromising attitude of the Indian Army along the line of actual control. Indian Army ने बोला हम पीछे नहीं हटेंगे, कुछ हो जाए। अब जितेंद्र बस इतनी सी बात है। जितेंद्र जी, अब आपको समझ आ गया होगा, तो मैं उम्मीद कर रही हूँ आगे से आप ये नहीं बोलेंगे कि चीन हमारी सीमा में घुस गया। आगे से मत बोलिएगा सर, बस मेरी समझ आ गया ना मुझे। नहीं, मैं पूछ रहा हूं उनसे। हाँ। नहीं, मेरी समझ में आ गया, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। गौरव जी से मेरा क्वेश्चन है, मैं पूछ रहा हूं, आप भी लोग ये कह रहे हैं क्विज राउंड तो नहीं स्टार्ट किया कि आप पूछें फिर वो पूछें। चीनी सेना पीछे क्यों हट रही है? अरे गलवान फिंगर 8 से लेके 4 तक बैठी थी। 10 किलोमीटर का 8 किलोमीटर का एरिया तो हमारे कहीं 10 किलोमीटर एरिया घेर रखा था, कहीं 1 किलोमीटर का एरिया घेर रखा था। जगह जगह जैसी स्थिति थी, आप लोग लगातार गुमराह कर रहे थे। राहुल जी शुरू से कह रहे थे। जितेंद्र जी सुनिए, जितेंद्र जी मैं मेजर आर्या से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि वो एक पर्सनल ट्यूटोरियल वीडियो बनाकर आपको भेज दें। जितेंद्र जी, मैं उनसे दरखास्त करूंगी आपके लिए कि वो एक ट्यूटोरियल बनाकर वीडियो आपको भेज दें, आप समझ पाएंगे। आगे से ये मत बोलिएगा सर। मैं आपको पूर्व सेना अध्यक्ष यहाँ बैठे हुए हैं, जनरल जे सिंह बैठे हुए हैं, जनरल जे सिंह, मैं सर जितेंद्र जी उनका सम्मान कीजिए। मैं जे सिंह जनरल साहब, मैं आपसे पूछ रही हूँ सर, और मुझे लगता है कि आपने जिस सेना को लीड किया है जनरल जे सिंह, मुझे बताइए, जो लोग ये बार बार कहते हैं 80 किलोमीटर अंदर आई, हमारी सीमा में घुस आई, भारत के जमीन पर कब्जा कर लिया, सर उनको बताइए। ये मैं बताता हूं सुचारिता जी। हमारे देश के जो राजनीतिज्ञ हैं, पॉलिटिशियंस हैं जी, और पर्टिकुलरली ऑपोजिशन पार्टी वाले, वो एक जाल में फंसते जा रहे हैं। वो जाल है चीन का। चीन जानता है कि डेमोक्रेसी के देश जो है उनकी कमजोरी क्या है। उसमें ऑपोजिशन होती है और ऑपोजिशन को कुछ हम मतलब अपनी तरफ से हरकतें करें जिससे कि उस देश को चक्कर में डाला जाए। तो आप बोल रहे हैं ना, तो चीन का प्लान यही है कि हिंदुस्तान में ऑपोजिशन जो है वो चक्कर में डाले, और जो कार्रवाई करते हैं उससे देशवासियों का, देश की फौज का, देश के डिप्लोमेट्स का मोराल थोड़ा डाउन होता है, क्योंकि ये पॉलिटिशियन कुछ उल्टी सी चीजें पकड़ लेते हैं। इनसे ये पूछिए कि चीन अगर नहीं सोचता कि वो हारता तो वो क्यों पीछे हटता? वो तो वहीं डट जाता, वो बोलता नहीं हम नहीं जाएंगे, ये हमारा एरिया है, पहले भी करते आए हैं। तो इसलिए हमारा जो इरादा है वो बहुत पक्का है। हम दृढ़ निश्चय से मैदान जंग में उतरे हैं और हमारी जीत होगी, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। असद अब्बास साहब, आपने सुना जनरल जे सिंह को, आपने सुना मेजर आर्या को, आपने सुना लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को। इस बात से अग्री नहीं वो सब सर, आप तो कभी भी अग्री नहीं करते हैं विवेक जी। कब ऐसा दिन आएगा जब आप अग्री करेंगे? आप कभी भी अग्री नहीं करते हैं। कॉन्फिडेंस भी नहीं लेगी। आप डे वन से ऑपोजिशन को कॉन्फिडेंस में लेकर के स्थिति ही नहीं समझाएंगे। सर कॉन्फिडेंस में लेना किसे कहते हैं? मुझे एक बात बताइए विवेक श्रीवास्तव, मुझे एक बात बता दीजिए, कॉन्फिडेंस में लेना किसे कहते हैं? कॉन्फिडेंस में लेना किसे कहते हैं, पहले बताइए मुझे विवेक जी। सर, आर यू सेटिस्फाइड विद द टाइमिंग ऑफ द ऑल पार्टी मीटिंग? विवेक जी, कॉन्फिडेंस में लेना किसे कहते हैं, मैं आपसे पूछ रही हूँ। व्हाई वाज ऑपोजिशन नॉट टेकन इन कॉन्फिडेंस ऑन डे वन? सर आप ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए। सर ये आप बार बार बोलते हैं, मैं आपसे बोल रही हूँ, ऑल पार्टी मीटिंग किसे कहते हैं? इस पे आप उनको बताइए। किसको ले कॉन्फिडेंस में? जो बार बैठकर सवाल उठाते रहते हैं, जो बार बैठकर ऑल पार्टी मीटिंग हुई उसके बाद भी बाहर आकर आपने सवाल उठाए, उसके बाद
बाद भी बाहर आकर आपने बता दिया कि हमें तो भरोसा नहीं है। रोज आपने सवाल उठाए, किसको ले कॉन्फिडेंस में? ऐसा नहीं है। जो पूरी दुनिया के सामने कॉन्फिडेंस नहीं दिखाता अपनी सेना और सरकार में, उसको ले कॉन्फिडेंस में। सर के ऊपर से उठ गई। विवेक श्रीवास्तव, आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। उसके बाद ऑल पार्टी असद अब्बास साहब, विवेक श्रीवास्तव, पहली तो मुझे एक बात बिल्कुल साफ है, असद अब्बास जो अपनी सेना और सरकार में विश्वास नहीं दिखाता, उसमें हम बार बार उनको कॉन्फिडेंस में लेते रहे। ये कौन सी नीति है भाई? क्यों करेगा इस पर कोई काम? सरकार और सेना काम करे या कॉन्फिडेंस में लेते रहे? सुचरिता जी, आपका सवाल बिल्कुल लाजिम है, आपने एकदम लाजिम बात कही है। लेकिन विवेक श्रीवास्तव जो हमारे बहुत करीबी दोस्त हैं, उनका सवाल और उनकी टिप्पणी भी बहुत सही है। कॉन्फिडेंस में लेना होगा इस सरकार को ऑपोजिशन के साथ, क्योंकि जब भी आप समझो कारगिल में पूरा ऑपोजिशन खड़ा हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ, लेकिन यहाँ पर मोदी जी के साथ ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे मोदी जी सवाल खुद ऑपोजिशन से करने लगते हैं, हालांकि संविधान हक देता है कि हम ऑपोजिशन में जो है, विपक्ष में जो है सवाल कर सके। तो सवाल करना गलत बात नहीं है। सवाल करना ये मतलब नहीं है कि हम भारत के दुश्मन है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चाइना दुश्मन था और रहेगा। आपकी बात बिल्कुल सही है सर। मैं आपसे एक चीज कह रही हूँ, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, मुझे एक बात बताइए, कॉन्फिडेंस में लेना किसे कहा जाता है? आप एक बार जो बात, आप जब कॉन्फिडेंस में लेकर ऑल पार्टी मीटिंग करते हैं और उस मीटिंग के बाद बाहर जाकर फिर से सवाल उठाए जाते हैं, एक दिन नहीं हर रोज सवाल उठाए जाते हैं, तो फिर सेना और सरकार अपना काम करेगी जिसके चलते चीन पीछे गया है, या फिर कॉन्फिडेंस में लेने का काम ही करती रहेगी? सवाल असद अब्बास साहब, एक सेकंड रुकिए, मैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से पूछ रही हूँ, वो जवाब दें, उसके बाद आइएगा। जी बिल्कुल। सुचित्रा जी, सवाल पूछने का एक समय होता है। बिल्कुल। अभी रिस्पांस दिया नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट खत्म नहीं हुआ है, अभी तैयारी चल रही है, अभी सवाल का जवाब कैसे दे दें? दूसरी बात ये है, देखिए, जो इनकी शक, शंका, सवाल, डाउट जितने भी हैं, वो इसलिए है क्योंकि एलएसी के बारे में ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान नहीं है कि एलएसी क्या है और बॉर्डर क्या है। और मैं तो ऐसे कहूंगा कि देखिए, मिलिट्री नॉलेज नहीं है। अगर आपको मिलिट्री नॉलेज नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके लिए भारतीय सेना है, उसके लिए भारत की सेना, सैनिक और सेना है, सरकार है, वो अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल है। और मैं कहूंगा कि जब कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जब चैलेंज ऑन है, उसके बीच में ऐसा विघन नहीं डालना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो चाइना है, उसका सदा ही एक मुद्दा रहा है, चाइना का मीडिया वॉर, साइकोलॉजिकल वॉर, प्रोपेगेंडा वॉर। तो आप ये चाइना प्रॉक्सी वाली बात करके, एंटी इंडिया वाली बात करके, चाइना के प्रॉक्सी के उसका जो इकोनॉमी वॉर जो करता है, जिससे वो किसी भी देश के अंदर में ऐसे लोगों को चुनने की कोशिश करता है जो अपने देश के बरखलाफ है, इस चीज के, इस रेडिकुलेशन से बचें। ये हमारे भारत के इतिहास का बहुत बड़ा एक क्षण है, और आप इस क्षण में प्लीज गलत जगह मत खड़े होइए। मैं उम्मीद करती हूं कि आपको इस बात का जवाब मिला होगा। आप सवाल उठाते हैं, सवाल उठाइए, ये विपक्ष का काम है, इससे सरकार और मजबूत होती है। देश के लिए विपक्ष उतना ही जरूरी है जितनी सरकार। लेकिन ये समझिए जो लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह कह रहे हैं, सवाल उठाने का समय होता है, सवाल उठाने का समय होता है। ये तनाव जब से जारी है, रोज एक नया सवाल आता है आपकी तरफ से, क्यों? जी गुरमीत सिंह साहब, आपको मैं बता दूं, 2008 में, 2013 में तो एनडीए में जो थे और उसके साथ साथ ऑपोजिशन में जब भाजपा थी, उन्होंने तो अपनी टीम भेज दी रिव्यू के लिए बॉर्डर पे। क्या ये करना गलत नहीं था? आप मुझे ये बताइए, क्या कोई टीम भेजता है रिव्यू करने के लिए? और ऑपरेशन के दौरान, ऑपरेशन के बाद नहीं। तो आपका जो बता रहे हैं, तो भाजपा भी गलत हुई है करने से, सवाल ही नहीं। उन्होंने जो अपनी रिव्यू टीम भेज दी थी सरहद पे, ये भी तो बहुत ही गलत बात हुई ना, ऑपरेशन के दौरान टीम भेजना। देखिए जनाब, मैंने आपकी बात सुनी, अभी कृपा से मेरी एक बात सुन लीजिए जी। भारत के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, उन्होंने तीन चीजें कही। उन्होंने कहा कि नो इंट्रूजन, नो पोस्ट टेकन, नो चेंज इन द स्टेटस को।
और उन्होंने उससे बढ़कर भी 3 और बात कही कि जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हाँ। उन्होंने कहा कि ये जो चाइना ने प्रोवोकेशन किया है इसका जवाब दिया जाएगा और सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के ऊपर में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। कौन कह रहे हैं? राष्ट्र के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जिनकी अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, रिस्पॉन्स खत्म नहीं हुआ है, भाई तो आपको आप ऐसे क्यों करते हैं? विवेक जी एक पूर्व आर्मी ऑफिसर हैं, अपनी बात रख रहे हैं, आप उसको फिर पॉलिटिकल स्टेटमेंट की तरह देख रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता है कि आज के दिन कोई तो एक दिन वो प्रधानमंत्री ले जाते हैं तो आप उस पर सवाल उठाते हैं। आज चीनी सेना का विदेश मंत्रालय का बयान आता है पीछे हटने पर तो आप उस पर सवाल उठाते हैं। भाई क्या करें, भाई क्या करें विवेक श्रीवास्तव कि आप खुश हो पाए? नहीं बुलाया था और फिर आप नो फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिलेटरली द डिसीजन ऑफ द डिफेंस ये सिर्फ फौज के हाथ में नहीं है। हाँ। एक डिफेंस मंत्रालय है, एक डिफेंस मिनिस्टर है, एक कैबिनेट है, एक प्रधानमंत्री है। तो हमारा देश मिलिट्री स्टेट तो है नहीं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ने डिसाइड कर लिया तो हम वॉर पे चले गए। तो आप डेमोक्रेसी में अगर हैं, प्रजातंत्र में हैं, तो इसके वर्क करने के एवं युद्ध लड़ने के तरीके नॉर्म्स हैं और एक डिसिप्लिन है। कारगिल के समय में अपोजिशन अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ खड़ा हुआ था। 1971 का जब वॉर हुआ था, तभी तो हम कह रहे हैं, मुझे आपका पॉइंट समझ नहीं आ रहा है विवेक श्रीवास्तव प्रधानमंत्री के साथ खड़ी थी। विवेक श्रीवास्तव, व्हाट इज रॉन्ग विद द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट? व्हाई डजंट द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट अपोजिशन को बुला करके डे 1 से हमारे सवालों का जवाब देते क्यों नहीं है? चाहे वो कश्मीर का इशू हो, ऑपोजिशन को बुला लो, ऑपोजिशन को बुला लो, वो वहां सेना काम करे, सरकार काम करे, चीन से विवाद को लेकर ऑपोजिशन को बुलाते रहे। आइए भैया आइए, आपको बताते हैं, यही काम करने में लग जाए बस। बिल्कुल बुलाना पड़ेगा आपको। बात करना चाहता हूं विवेक जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सर। मैं आपकी इजाजत हो तो एक बात कह लूं सर। 2 बातें हैं। पहली चीज तो मुझे नहीं लगता कि 72 साल के इतिहास में जब से भारत आजाद हुआ है, भारतीय सेना ने एक भी ऐसा कदम यूनिलैटरली उठाया है जो कि लगे कि इंडिया इज अ मिलिट्री स्टेट सर। तो मैं कहूं, सुचारिता जी कहें, कोई बात सर प्लीज, बिल्कुल आज तक नहीं उठाया। दूसरी चीज सर मैं कह रहा हूं, आई एग्री विद यू सर जी, दूसरी चीज है कि इट्स अ हाईली, मैं सिर्फ एक लिमिटेड पॉइंट ये है मेरा विवेक जी कि इट्स अ हाईली प्रोफेशनल आर्मी और अनलाइक द पाकिस्तान आर्मी, दिस आर्मी इज अ हाईली प्रोफेशनल आर्मी। कभी इस फौज ने 1% का मौका नहीं दिया देश के 130 करोड़ लोगों को कि ये इनको जो इज्जत देती है जी, कभी ये नहीं दिया कि भाई शायद हम इज्जत गलत देते हैं फौज को, ऐसा नहीं है कभी। तो सर यू कैन बी रेस्ट अश्योर्ड कि आई एम, मतलब देखिए मैं तो बहुत छोटा हूं, लेकिन मैं फिर भी एक जमाने में था सर फौज में, तो मैं कह सकता हूं कि विवेक जी, अगर इंडियन आर्मी का चीफ जनरल MM नरावने ने अगर कुछ बोले, मैं पॉलिटिकल पार्टीज की बात नहीं करता सर, मुझे इतनी समझ नहीं है, लेकिन अगर जनरल नरावने ने कुछ बोले तो आप समझ सकते हैं सर कि वो ब्रह्म वाक्य है, वो पत्थर की लकीर है, वो कभी गलत, वो मिसलीडिंग स्टेटमेंट नहीं देंगे। पत्थर की लकीर है, आप विश्वास करें मेरा। पत्थर की लकीर कब मानेंगे उसे पत्थर की? प्रोफेसर कुमार को लीजिए, प्रोफेसर कुमार को लीजिए। एक मिनट विवेक जी, एक मिनट, प्रोफेसर कुमार को मैं ले रही हूं। प्रोफेसर कुमार, 2 मिनट बोलने दीजिए। आई एब्सोल्युटली एग्री। ठीक है विवेक जी, ठीक है, मैं प्रोफेसर कुमार के पास जा रही हूं। हल्ला मचा रखा है कि ऑपोजिशन को कॉन्फिडेंस में लीजिए, कॉन्फिडेंस में लेके बात करिए जी। किसको कॉन्फिडेंस में लेके बात करें? जिन्होंने चाइना से पैक्ट कर रखा है गुपचुप और उस पैक्ट को देश को ही बचाने को तैयार नहीं है। किस ऑपोजिशन से बात करें? इनको लाइन ऑफ कंट्रोल, नो मैन्स लैंड और एक्चुअल बॉर्डर का डिफरेंस तक जिनको नहीं मालूम है, ये गए हैं पोंगपोंग लेक, ये गए हैं कभी नाथुला, ये गए हैं कभी बुमला, मैंने जाके देखी है वो जगह क्या होती है वहां पे। देखिए एक चीज और बता दूं, 1 मिनट और दीजिए मुझे, 1 मिनट और दीजिए मुझे इनके लिए, 1 मिनट और दीजिए उनको, हम कॉन्फिडेंस, 1 मिनट सुचिता जी, 1 मिनट मुझे और दीजिए। देखिए आप टाइम नहीं दे रही है मुझे, 1 मिनट मुझे दीजिए पहले। बोलिए सर जी, इनको 1 मिनट चुप कराइए। हम किसको कॉन्फिडेंस में ले, हम उसको कॉन्फिडेंस में ले जो JNU में जाके जब नारे लगते हैं देश तेरे टुकड़े होंगे, जो उसका साथ देते हैं।
हम उसको कॉन्फिडेंस में ले जो कहता है आसाम का रास्ता बंद करो और टुकड़े करो शाहीन बाग में आकर के, हम उसको कॉन्फिडेंस में ले। उन सब के साथ ये खड़े होते हैं जाकर के, हम उसको कॉन्फिडेंस में ले। जब कहा था यहाँ सवाल उठाने से नहीं होता है सर। जब मैं ये कह रही हूँ, सुनिए, मेरे पास समय नहीं है महाभारत में, मेरी बात सुनिए। जब मैं ये कह रही हूँ कि विपक्ष की भूमिका उतनी जरूरी है जितनी सरकार की है, तो फिर विपक्ष को भी टाइमिंग का ख्याल रखना होगा। आज भी जब चीन कह रहा है कि हम पीछे हट रहे हैं, यहाँ कुछ ऐसे हैं जो पीछे हटने को तैयार नहीं है। सोचिए सर, कभी तो पीछे हटिए। मेरे पास समय इतना ही था महाभारत में। बहुत बहुत धन्यवाद।